नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ कि वीडियो ये है कि एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 है, जो कि चैप्टर 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये चैप्टर 2 है। देखते हैं कि इससे कौन कौन से मेन पॉइंट निकल के आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय से मिल सके नोटिफिकेशन। यहाँ देखें तो ये वीडियो बेसिकली बनाए जा रहे हैं कि जो कि सीटीईटी का एग्जामिनेशन है उसको लेकर के, केवीएस का एग्जामिनेशन है उसको लेकर के, और साथ ही साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम को लेकर के एनसीईआरटी का बेसिक होना बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि भोजन के घटक क्या-क्या हैं। तो भोजन के घटक इस चैप्टर का नाम है। देख सकते हैं पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची के बारे में, और बनाई भी थी विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे की सूची के बारे को लेकर के। और देखें तो हमारे भारत में विभिन्न तरह के व्यंजनों के बारे में भी बात किए थे हम लोग, और मानचित्र के बारे में चित्रण किया था। मानचित्र में किस तरीके के भोजन कहाँ किए जाते हैं, ये चीज भी डिफाइन किए थे। उसके बाद देखें तो मेन तौर पे इस चैप्टर से निकल के आएगा कि कौन से विटामिन किस खाद्य से निकल के आता है। तो इसको समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे, बेहद ही शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले तो देखें कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो कि यहाँ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न राज्य क्षेत्र में सामान्य भोजन क्या क्या है तो देख सकते हैं। पंजाब में देखें तो मक्के की रोटी, राजमा, और यहाँ देखें सरसों के साग, उसके बाद दही, घी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आप देखें तो चावल है, उसके बाद अरहर दाल है, रसम चारू, यानी रसम दाल का नाम है रसम, इसको चारू भी बोल सकते हैं आप। यहाँ देख सकते कुंदरू है, उसके बाद मट्ठा है, घी है, अचार है। ये आंध्र प्रदेश का मुख्य भोजन है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सामान्य भोजन जो कराए जाते हैं, सामान्य भोजन होते हैं, वो हैं, देख सकते हैं आप। तो ये चार्ट से आपको निकल के आया। अब देखते हैं कि किस भोजन से क्या निकल के आता है। यहाँ देखें अगला पॉइंट इसमें निकल के आता है कि कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं। कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, देख सकते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे शरीर के मुख्य पोषक क्या क्या है, पोषक किसको कहते हैं? तो पोषक देखें तो मेन हमारे शरीर के मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तथा खनिज लवण। ये 5 हमारे शरीर के मुख्य पोषक है। ये सब चीज़ हमारे शरीर को ज़रूरत है जीवित रहने के लिए। ये देख सकते हैं इसके बारे में। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए क्या? इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश तथा जल भी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको क्या चाहिए? तो रुक्षांश चाहिए तथा जल चाहिए शामिल हो, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अब देखें आगे कह रहा है इसमें से कि कुछ परीक्षण लेने को कह रहा है कि किस तरीके से हम परीक्षण करेंगे कि किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है और किस भोजन में प्रोटीन है और किस में जो है कि वसा है। ये कैसे हम जानेंगे कि किस भोजन में क्या है? तो यहाँ देखें कुछ प्रयोग को लिया गया है यहाँ पे कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट वाले कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। देखें तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कहाँ से निकल के आता है? तो मंड से तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? तो मंड से तथा शर्करा से निकल के आते हैं। अब देखें तो इससे किस तरीके से हम पता करेंगे कि हमारे शरीर में जो मंड का परीक्षण करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? देखें तो आयोडीन का तनु बनाने के लिए जल आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। ये बन जाएगा आयोडीन का विलयन। और देख सकते हैं कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयन बनाने होते हैं हमको। तो आयोडीन कॉपर सल्फेट बनाने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे, आयोडीन कॉपर सल्फेट बनाने के लिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए पहले आयोडीन का तनु विलयन बनाएंगे। जल के आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। उसके बाद कॉपर सल्फेट के विलयन में ये इसी विलयन को 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाते हैं कॉपर सल्फेट। और उसके बाद है कि 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन भी मिल जाएगा। अब देखें
ये चीज बना ली हम। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से परीक्षण करने होंगे हमको, किस तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले मंड को परीक्षण करेंगे। मंड के जब हम परीक्षण करते हैं तो देखें तो इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थ का रंग जो है, जब हम परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री लेते हैं, अल्प मात्रा में लीजिए, उसके बाद तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद हम खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब 2 बूंद 3 बूंद डालते हैं उस खाद्य पदार्थ पे और देखते हैं कि उसका रंग किस तरीके से हो जाता है। तो हम देखेंगे कि नीला या काला हो गया तो समझेंगे उसमें कि मंड है। देख सकते हैं नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है उस भोजन में, यानी मंड या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है जब काला या नीला हो जाए तो। ये बच्चे कुछ देख सकते हैं फिगर में ये कर रहे हैं टेस्टिंग। और यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो है कि इसी चीज को दोहराने के लिए बोल रहा है कि इसमें मंड है या नहीं, तो आप इसको दोहरा सकते हैं प्रोटीन को। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण क्या करना है तो देख सकते हैं प्रोटीन को पीसकर जो है कि क्या कर सकते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें, जब हम प्रोटीन युक्त जो भोजन है, किसी चीज का खाद्य पदार्थ है, देख सकते हैं वो लेंगे, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे प्रोटीन युक्त, जैसे दाल हो गए, ये चीज लेंगे। उसके बाद जो है अगर ठोस पदार्थ है तो उसका चूर्ण बनाकर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नहीं है तो ठीक है, उसको जो है कि पेस्ट बनाकर उसमें ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन डालेंगे तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। क्या क्या डालेंगे तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। डालने का विलयन डालिए। उसके बाद देख सकते हैं उसको अच्छी तरीके से मिलाने से कुछ मिनट तक देखिए कि प्रणाली को रख दीजिए और कुछ मिनट के बाद देखिए तो किस तरीके का उस विलयन का, उस घोल का जो कलर है किस तरीके का हो गया। अगर बैगनी रंग हो गया है तो आप जानेंगे उसमें कि प्रोटीन उपस्थित है। ये जो बैगनी रंग है क्या दर्शाता है, भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी निकल के आता है कि बैगनी रंग किसी भी भोजन में किस पोषक तत्व को दर्शाता है, तो आप निश्चित तौर पे बता पाएंगे कि प्रोटीन को दर्शाता है। यहाँ देखिए वसा के लिए परीक्षण, वसा के लिए किस तरीके का परीक्षण करेंगे तो अल्प मात्रा में कुछ वसा युक्त भोजन ले लेंगे, जैसे सरसों हो गए और मूंगफली हो गए, ये चीज ले सकते हैं। उसको थोड़ा कागज पे उसको लपेट करके उसको कूटिए, कागज पे लपेट करके, उसके बाद कागज को आप देखेंगे तो धब्बे जैसे आपको दिखाई देंगे, तो समझ जाइए उसमें वसा है। देखिए ये कागज पर तेल के धब्बे अगर दिखाई दें तो इसमें समझ जाइए कि ये वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखें ये परीक्षण दर्शाते हैं कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमने जाने हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 पोषक के बारे में देख सकते हैं। यहाँ हमने 3 पोषक तत्व के बारे में टेस्टिंग की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब इन सभी पोषक तत्वों की क्यों हमें आवश्यकता होती है? यहाँ देखिए तो कार्बोहाइड्रेट भोजन की ऊर्जा देने वाली भोजन है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा लेने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं कुछ भोजन के फिगर दिए गए हैं, शकरकंद है, गेहूं है, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, गिरी है, मूंगफली, तिल है। उसके बाद यहाँ पर वसा युक्त कुछ भोजन दिए गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब ये पोषक तत्व के बारे में हमने पढ़े हैं तो क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा जो है, वसा से भी ऊर्जा ही मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। मान के चलिए 100 ग्राम हम दूध लेते हैं, देख सकते हैं 100 ग्राम दूध लेते हैं और 100 ग्राम चावल खाते हैं तो ज्यादा एनर्जी आपको मिलेंगे दूध से, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें तो कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें कि दर्शाए गए हैं इसमें क्या है, क्या मिलते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत कुछ देख सकते हैं, इससे कि गाजर, पपीता, आम है। विटामिन बी के लिए ये है चावल है, गेहूं है, यकृत है, विटामिन बी के स्रोत है। और विटामिन सी के लिए आंवला, टमाटर, मिर्ची, अमरूद, ये सब है, देख सकते हैं इस प्रकार से हैं।
कुछ चार्ट बने हुए हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए क्यों होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्ध तथा स्वस्थ रहने, देख सकते हैं शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर को जो वृद्धि देने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन होते हैं। क्या होते हैं? शरीर वर्धक भोजन होते हैं। अब विटामिन रोगों, देख सकते हैं विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है कि रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ दिए गए हैं यहाँ पर विटामिन के नाम। विटामिन ए है, बी है और सी, डी, ई तथा के है। के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी जो ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 5 विटामिन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विटामिन है। इन सभी 6 विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन सभी विटामिन को क्या नाम से जाना जाता है? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से विटामिन की, सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होगी? विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन की। जब विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी, सी रोगों से विटामिन सी जो है कि रोग से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांत के लिए, और कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर में की सहायता से करता है। जो कैल्शियम का जो उपयोग है हमारे शरीर में करता है विटामिन डी। और यहाँ देख सकते हैं विभिन्न विटामिनों को भरपूर भोजन, चित्र नीचे दिए गए हैं। उसके बाद देख सकते हैं, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो बुक है, मैंने लेटेस्ट बुक डाउनलोड किए हुए हैं। देख सकते हैं ये 18-19 के, अगर आपके पास 18-19 के बुक नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, जबकि प्रत्येक ईयर आपको अपडेटेड मिलते हैं। कुछ पेजिंग का अंतर हो सकता है, बाद बाकी सारे कंटेंट सेम ही रहते हैं। यहाँ देखें तो आयोडीन के कुछ स्रोत क्या है? तो पालक है, अदरक है। फास्फोरस के कुछ स्रोत देख सकते हैं। फास्फोरस केला में, लोहा के स्रोत देख सकते हैं, पालक में है, कैल्शियम है, देख सकते हैं दूध में, अंडा में। ये कुछ चार्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। कई दिनों से लोग सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। यहाँ हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है। आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है कि उचित शरीर विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत नीचे दिए गए फिगर्स में देख सकते हैं। खनिज लवण किस तरीके से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जो कि सारणी में भी दिखाए गए हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हम जानेंगे कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है। उदाहरणतः जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, दूसरे पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अब कौन से भोजन किस तरीके से पाए जाते हैं, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। अब इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे जो होते हैं वो रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत सबूत खाद्यान्नों, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। देख सकते हैं यहाँ देखें तो कुछ रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमें यह भोजन की आवश्यक अवयव है। जो है विभिन्न रुक्षांश जो हमारे शरीर को कई पोषक तत्व नहीं प्रदान, लेकिन तब पर भी हमें भोजन में ये आवश्यक अवयव को माना गया है। यहाँ देख सकते हैं रुक्षांश के बिना पचे भोजन बाहर निकलने में हमारे शरीर को सहायता करते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश जो है कि हमारे शरीर से जो पचे भोजन होते हैं उसको बाहर निकलने में आसानी करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जल भोजन की उपस्थित पोषक को अवशोषित करके हमारे शरीर
हमारे करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अवशोषित जल अवशोषित करने में जल जो है की सहायता कर सकते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्व को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने शरीर के बाहर निकलने में भी सहायता करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को भी निकलने में सहायता करते हैं जल। और देख सकते हैं यहाँ पे कि सामान्यतः हमारे शरीर में को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध, जल, चाय। और इसके बाद देख सकते हैं कि अतिरिक्त जो हमें जो भोजन पकाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता जो प्रयोग करते हैं उनसे भी हम अपने शरीर के जल स्रोत को पूरा करते हैं और हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। यहाँ पर कुछ देखें क्रियाकलाप दिए गए हैं जो कि जल के मात्रा को जानने की होगी। यहाँ पर कुछ सब्जी को मसलने की बात कही गई है जिससे कि हाथ गीले होते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं कि इसमें जल की उपस्थिति है। यहाँ पर ताजे फल सब्जी में भी जल पाए जाते हैं, इस चीज को बताया गया है। यहाँ पर देखें संतुलित आहार के बारे में बताया गया है। उसके बाद और जानेंगे यहाँ पे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जब हम किसी भी तत्व को जो भी पोषक तत्व है जो उचित मात्रा में होने चाहिए हमारे भोजन में, जो उचित तत्व है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और खनिज लवण है, ये सभी चीज आवश्यक मात्रा में हो या उससे अधिक भी ना हो और उतना ही हो जितना हमें आवश्यकता हो, कम भी ना हो। तो ये आहार जो पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। रुक्षांश और आहार में ये भी जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे कि हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमें संतुलित आहार की भी आवश्यकता होगी। अब देखें तो इससे ही निकल के आता है यहाँ पे क्या आप सोचते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए विभिन्न संतुलित आहार की आवश्यकता होगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही तरह के संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होगी। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग आदमी व्यक्ति के लिए अलग अलग संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए तो एक सप्ताह की अवधि आप लीजिए और उसमें आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन आप उसमें सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति है या नहीं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप ये संतुलित आहार ले रहे हो या नहीं। यहाँ देखिए तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंगफली व चना, किण्वन भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, डोसे, आटे का मिश्रण, मिस्सी, रोटी, थपेला, अनाज के दाल से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, मतलब कम खर्चे में भी जो संतुलित आहार ले सकता है। ये चीज कहा गया है आपको यहाँ पे। संतुलित आहार के बारे में आप जान लिए यहाँ पे कि पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पकाते समय भोजन में जो कुछ पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसमें छिलका उतार कर सब्जियां, फलों को धोया है तो संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बारे में धोने से उसकी उपस्थिति, विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं चावल और दाल को धोने से। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर निकल सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि भोजन पकाते वक्त स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचने में आसानी होती है। इसके साथ साथ जो पकाने तथा कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। अब ये कह रहा है कि भोजन को जो पकाते हैं उससे की हानि हो जाता है पोषक तत्वों की। इसमें पकाने के लिए देख सकते हैं, पकाने में विटामिन सी की आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने में विटामिन सी की जो नष्ट हो जाती है, विटामिन सी नहीं मिलता है खाने में। और क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल सब्जियों को सम्मिलित करें? क्या तो विटामिन सी को लेकर के यहाँ पे जैसे सलाद वगैरह, नींबू वगैरह ऊपर से ले सकते हैं। और बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना सर्वोत्तम है। नहीं, ये वसायुक्त खाना भी एक नुकसानदेह है। अब इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर कि मोटापे के बारे में जानेंगे। यह हानिकारक भी हो सकता है जब हम हर एक टाइम एक ही पोषक तत्व को ले रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व आ जाता है तो ये भी एक जो मोटापे ये भी एक बीमारी का कारण बन जाता है। यहाँ देखें तो अभावजन्य रोग क्या है? अभावजन्य रोग एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी
उसके भोजन देख सकते हैं, कभी कभी उसके भोजन किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाने के कारण यह कमी हो जाती है, या यदि यह लंबी समय अवधि तक रही, अगर ये जो कमी है जो लंबी अवधि समय तक रही, तो उसमें अभाव से ग्रसित हो जाता है वह उस व्यक्ति, उसके जो अभाव से ग्रसित हो जाता है, एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर देती है, जिसे रोग लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं। उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, जो कि किसी भी पोषक तत्व की कमी से होते हैं, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ देखें, जिसमें कि कई व्यक्तियों के भोजन पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, इसमें पर्याप्त प्रोटीन की कमी से नहीं, प्रोटीन अगर नहीं ले रहे हैं तो उसके रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि रुक जाता है, उस व्यक्ति का जो वृद्धि है वो रुक जाता है, यहाँ अवरुद्ध हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, बालों के रंग उड़ना, जैसे त्वचा की बीमारियां और पेचिश जैसी आदि होते हैं, ये प्रोटीन के कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी से। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है, तो व्यक्ति के आहार में दोनों की अगर कमी है लंबे समय तक, तो उन्हें वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग होते हैं, जो तालिका बनाकर यहाँ नीचे समझाया गया है। इसकी तालिका हम यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं, ये तालिका है, और ये चार्ट में देखेंगे कि विभिन्न विटामिनों से होने वाले और लवणों से अभाव से होने वाले कौन-कौन से रोग हैं और क्या-क्या लक्षण हैं। तो देखें, तो विटामिन ए में क्षीणता, दृष्टिहीनता, उसके बाद कमजोर दृष्टि हो जाता है, उसके बाद अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ये विटामिन ए के कारण होता है। आंखों के जैसे रितौंधी वगैरह बीमारी का नाम है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विटामिन बी1 के कारण जो है बेरी होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि दुर्बल मांसपेशियां काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है। उसके बाद है विटामिन सी में है स्कर्वी रोग का नाम है। यहाँ पर देखें, मसूड़े से खून निकलना हो जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगेगा, ये चीज की होती है लक्षण इसका। और विटामिन डी की कमी देखें तो उसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जिससे अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है, अस्थियां जो हड्डियां हैं मुलायम हो जाती है, कठोर नहीं होती है, जिसके कारण वो आदमी सीधे नहीं रह पाते। उसके बाद एक कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय जैसे रोगों का हो जाना होता है। यहाँ पर कमजोर अस्थियां, दंत क्षय होने लगता है। उसके बाद है आयोडीन। देखिए, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी ग्वाइटर होता है, जिसमें कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाना होता है। उसके बाद देखिए लोहा की कमी से अरक्ता होता है और कमजोरी भी होता है। इससे अब यहाँ पर देखिए तो कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं इसी चैप्टर से, जिसमें कि हम जानेंगे संतुलित आहार है, ये जाने संतुलित आहार किसे कहते हैं। उसके बाद बेरी है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद ऊर्जा है, ये सब जान गए होंगे आप। वसा है, पोषक तत्व है, ये खनिज लवण है, पोषक है। उसके बाद है प्रोटीन है, उसके बाद रुक्षांश है, ये भी जान लिया आपने। स्कर्वी है, मंड है, विटामिन है, ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको समझा दी। अब यहाँ पर समझेंगे कुछ सारांश है, उसको देख लेते हैं कि हमारे भोजन में के मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा कार्बोहाइड्रेट है, और खनिज लवण भी है, देख सकते हैं खनिज लवण भी है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। यहाँ देखें तो अगला पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। देख सकते हैं मुख्य रूप से कौन कौन, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए हमारे शरीर में कौन चीज का प्रयोग होता है, कौन चीज का, तो प्रोटीन तथा खनिज लवण का। अब देखें यहाँ पर विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ देखिए तो संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता विशिष्ट रोगों अथवा विशिष्ट रोग अथवा विकार को उत्पन्न कर देता है। जान गए
इस वीडियो में आप जानें कि किस तरीके से भोजन की जो उपलब्धता है हमारे शरीर के अंदर, किस तरीके से उसकी विटामिन है, ये सब की चीज़ के बारे में हम जानें और जानेंगे। नीचे कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको ये प्रश्न सिर्फ देना है। यहाँ पर 5 प्रश्न है, 5 नंबर है। इसके क, ख, ग, घ ये पाँचों क्वेश्चन का आपको चार ठो क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का 4 ठो जो क्वेश्चन है मल्टीपल, तो इसको आपको जवाब देने होंगे। यानी क यानी ए बी सी डी ऐसे करके आपको जवाब देने होंगे। ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, सी का आंसर क्या है और डी का आंसर क्या है। ये वीडियो लास्ट है और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।